हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें जाने अनजाने में कई सारे लोग फंस जाते हैं और समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि फंसने के बाद निकलें कैसे, ये ना उनको समझ में आ रहा होता है और ना ही इतना आसान होता है उससे निकल पाना। और वो अपराध है स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन करना या रिसीव करना डिसऑनेस्टली। मतलब किसी चोरी के सामान को रखना या खरीदना या लेना भी अपराध है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, जिसमें सजा 3 साल तक की या फाइन या दोनों लग सकता है आपके ऊपर। ये सवाल इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोग बिना रिसीविंग के बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि यह सामान चोरी का है कि चोरी का नहीं है। वो इतने सतर्क नहीं होते हैं, वो जानने का प्रयास ही नहीं करते कि यह सामान इतना सस्ता आखिर मिल क्यों रहा है। और यही सवाल जब मेरे पास एक मुकदमे के माध्यम से आया और उस मुकदमे की जो थोड़े बड़े फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आपको ये बात समझ में आएगी कैसे ये इतना गंभीर अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। एक पंचायत भवन में कुछ दिन पहले चोरी होती है। चोर उस पंचायत भवन के लगभग सारा सामान, महत्वपूर्ण सामान गायब कर देते हैं, चुरा ले जाते हैं और उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। जब एफआईआर रजिस्टर होती है तो एक दिन के बाद में एक और एफआईआर रजिस्टर होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि साहब कुछ दिन पहले हमारे पंचायत भवन में से भी चोरों ने सारा सामान गायब कर दिया था, चुरा लिया था। 2 से 3 दिन के बाद रिकवरी होती है, सारा सामान पुलिस रिकवर कर लेती है और सारे चोर को एक जगह से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुखबिर खास मतलब बाउंटी, जो सूचना देते हैं। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो चोरों से यह पूछा जाता है कि क्या यही चोरी का सारा सामान है। तो कहते हैं कि नहीं साहब, ये चोरी का सारा सामान नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द सामान ये है, मगर हमने कुछ सामान कुछ लोगों को बेच दिया है। तब पुलिस कहती है कि क्या तुम मुझे उन चोरों के एड्रेस या उन चोरों के घर तक लोकेट कर सकते हो। तो कहते हैं जी साहब बिल्कुल। चोरों के घर तक लोकेट के करा जाता है, जिनको जो सामान खरीदे होते हैं चोरी का, एंड देन मेरे क्लाइंट तक पुलिस पहुंचती है। मेरे क्लाइंट से पूछा जाता है कि क्या तुमने इस चोर से कुछ सामान खरीदा था। तो कहते हैं साहब हाँ, हमने इनसे बैटरी खरीदी थी एक, और वो बैटरी हमने 5,000 रुपए में खरीदी थी। फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है कि उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनके ऊपर 411 का अपराध पंजीकृत कर दिया जाता है। क्योंकि 2 पंचायत भवन में चोरी होती है तो पुलिस उनके ऊपर 2 अपराध पंजीकृत कर देती है 411 का, और वो फिर बेल कराते हैं। एंड कुछ दिन के बाद में पुलिस उन सारे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर देती है। और इन्होंने जिन्होंने सामान खरीदा होता है, एक चोरी का बैटरी खरीदी होती है, उनको भी गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी या गैंगस्टर एक्ट की अपराध उन पे भी पंजीकृत कर दी जाती है। गैंगस्टर एक्ट की अपराध पंजीकृत होने के बाद में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये अपराध है। वो तो अनजाने में उनके पास कोई आता है, उनसे पूछता है कि ये 15-20 हजार की बैटरी है, हम तुमको 5,000 में बेच रहे हैं, तुम इसको अगर चाहो तो खरीद लो, वरना हम किसी और को बेच देंगे। और आम ग्रामीण एरिया में या बहुत ही आम है ये चीज़, और बहुत ही आम तरीके से हमारे समाज में इस तरीके के चोरी के सामान बिक रहे हैं। हम ये उस समय नहीं समझते हैं कि ये अपराध है और कितना गंभीर हो सकता है। उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, फिर वो अपनी बेल कराते हैं। बेल कराने के बाद में गैंगस्टर लग जाता है और उसके बाद फिर ये तीनों फाइल मेरे पास आती है। मेरे लिए समस्या होती है कि क्योंकि गैंगस्टर एक्ट को तभी हम क्वैश करा सकते हैं न्यायालय में जब प्रेडिकेट ऑफेंस, जो 2 एफआईआर इसके बेसिस पे गैंगस्टर लगा है, जब तक वो क्वैश नहीं होगी, गैंगस्टर एक्ट के अपराध नॉर्मली कोर्टें क्वैश नहीं करती हैं।
तो मैं 482 फाइल करता हूँ सबसे पहले। जो पहली वाली एफआईआर जो पंजीकृत होती है उसके अगेंस्ट में मैं 482 फाइल करता हूँ हाई कोर्ट में। 482 फाइल तैयार करते समय मेरे समक्ष एक सवाल आता है कि क्या चोरी का सामान खरीदना या रखना अपराध, अगर ये अपराध है तो क्या इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्या ये है कि समाज में जितने सारे लोग चोरी का सामान खरीद रहे हैं बिना ये जाने हुए कि वो चोरी का सामान है, ऐसे तो पूरा का पूरा जेल केवल इन्हीं लोगों से भर जाएगा। तो क्या ये है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर? मैं थोड़ा सा अपनी रिसर्च को जब और आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं, पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट लगाने के पहले इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये चोरी का सामान जो मैंने खरीदा है वो ये जान के खरीदा है कि ये चोरी का सामान है, या रखा है तो ये जान के रखा है कि ये चोरी का सामान है। और फिर इसी तरीके से मैंने इस प्रोविज़न को समझा, और जब रिसर्च मैंने और आगे बढ़ाई तो मैंने इस सेक्शन 411 जो इंडियन पीनल कोड का है, जो बात करता है चोरी के सामान को डिसऑनेस्टली रिटेन्स और रिसीव करने को अपराध माना गया है इंडियन पीनल कोड के अंदर, जिसमें 3 साल तक की सज़ा है। जब मैं उस प्रोविज़न को बाइफरकेट करता हूँ या डिकोड करता हूँ तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, और पहला सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्टली। दूसरा इंग्रेडिएंट है हैविंग अ रीजन टू बिलीव इट टू बी एन स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब कि चोरी का सामान लेने से पहले या चोरी का सामान अगर आपने खरीदा है या लिया है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये आपने जान के खरीदा है कि ये चोरी का सामान है। अगर ये साबित नहीं होता तो 411 का अपराध पंजीकृत नहीं होगा। मैंने रिसर्च अपनी कंप्लीट की और कोर्ट के सामने फाइल पेश हुई। फाइल पेश होने पर मेरे पास सबसे पहला सवाल जो आया न्यायालय की तरफ से, वो सवाल ये था कि भाई ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इंटेंशन आपका था या आप ये जानते थे कि ये चोरी का सामान है कि नहीं, ये ट्रायल में प्रूफ होगा। अभी तो भाई आपने चोरी का सामान खरीद लिया है तो अपराध है। तो जो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन था कोर्ट के समक्ष वो ये था कि अगर हम इस तरीके से चोरी का सामान खरीदने वाले को 411 में पंजीकृत करके चार्जशीट फाइल